हाँ नमस्ते बच्चों। देखो आज 11th क्लास के लिए अपन लोग आप वाव का नियम पढ़ रहे हैं। 11th या 12th क्लास कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, ठीक है। केमिस्ट्री के अंतर्गत आप वाव का नियम ध्यान दो। सबसे पहले आप वाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या कृत्रिम निर्माण करना, बिल्डअप, किसी चीज को बनाना। तो इस नियम का जो उपयोग है, इस नियम का उपयोग किया जाता है उपकोषों या इन्हीं को कहते हैं उपकक्षों, सबसे या सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। माने आपबाउ नियम की सहायता से उपकोष या उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं, S, P, D, F। 4 उपकोष है। वैसे और भी आगे होते हैं, लेकिन 4 में पूरी आवर्सानी कंप्लीट हो जाती है। S उपकोष में आते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में आते हैं 6, D में आते हैं 10, F में आते हैं अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। माने S में कभी 3 नहीं आ सकता, P में कभी 7 नहीं आ सकता, D में कभी 11 नहीं आ सकता, F में कभी 15 नहीं आ सकता। S में 1 या 2, P में 1 से 6 तक, D में 1 से 10 तक, F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, नियम क्या है? नियम एक लाइन का है। उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। मींस जिस उपकोष की ऊर्जा कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जिसकी अधिक ऊर्जा होती है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी उपकोषों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। पी उपकोष की ऊर्जा S से अधिक होती है तो इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी की S और P से अधिक होती है तो D में बाद में आते हैं। F में तीनों से अधिक होती है तो F में बाद में इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसे हम N+L नियम भी कहते हैं, क्योंकि N+L नियम के अनुसार उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसका सूत्र बनाने का तरीका क्या है कि पहले हम उपकोषों को लिखना सीखते हैं। 1s उपकोष, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। फिर P के लिख लो 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। फिर इसके बाद D के लिखो तो 3 से D की 3D, 4D, 5D, 6D, और F के लिखो तो 4F, 5F। बस इतने में आवर्सानी कंप्लीट हो जाती है। अब इन्हें किस क्रम में लिखना है? तो सबसे पहले आता है 1s, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। फिर आता है 2s, फिर आता है 2p, फिर इसके बाद 3s, फिर 3p, 4s ऊपर तक, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s ऊपर तक जाना पड़ता है, नीचे से ऊपर। 5f, 6d, 7d यहाँ। तो जैसे जैसे अपन गए वैसे वैसे क्रम में लिखते जाओ। सबसे पहले 1s, फिर 1s के बाद नीचे से आओ 2s। जी अपन मान लो इसमें ऐसे आ गए 2s, फिर 2s के बाद फिर नीचे उतरो तो 2p, फिर 2p से 3s, फिर 3s से फिर नीचे आ जाओ तो 3p, फिर 3p के बाद 4s, फिर 4s से फिर नीचे आ जाओ तो 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 5s से फिर नीचे आ जाओ तो 4d, 4d के बाद ऊपर जाना है फिर 5p, 6s, फिर 6s से फिर नीचे आ जाओ तो 4f, 4f से ऊपर चलो 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर नीचे आ जाओ 5f, फिर इसके बाद 6d और फिर 7p। इसमें 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख जाते हैं आप बाउ नियम से। तो जी N+L
नियम से लिखिए, माने n+l क्रम में लिखिए। जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उसको पहले ही भरा जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन, और जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरी जाएगी। n+l क्या है? ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये है दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, 11th में सेकंड चैप्टर में परमाणु संरचना के अंतर्गत है ये सब चीजें। तो अपन क्वांटम संख्याओं की चर्चा बाद में करेंगे। अब इस नियम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरना है इसको तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो आपबाउ नियम, उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, अर्थात जिस उपकोष की ऊर्जा कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और जिसकी अधिक ऊर्जा होती है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरी जाती है। ठीक है, इस तरह से अपने इसको कई बार बना करके सूत्र तुम लिख सकते हो, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना पड़ते हैं उसको सीखना है तुम लोगों को। तो उसके लिए तुम्हें तत्वों की परमाणु क्रमांक आना चाहिए। तो अब हम इसको भरना शुरू कर रहे हैं। जैसे तो हम जैसे भर रहे हैं, पहले हाइड्रोजन 1 है तो 1s1, फिर हीलियम 2 होता है परमाणु क्रमांक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, s में 2 आ सकते हैं। फिर लिथियम का 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s में 2 आ जाएंगे और 2s में 1। जब तक कोई उपकोष फुल नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से नहीं भर जाता, तब तक अगला उपकोष नहीं आता है। जैसे s में अभी एक और बन सकता है तो बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, अब जी फुल हो गया 2s, अब 2p आएगा। बोरॉन 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2 2 4 1 5, ये ऊपर की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, अब p में जब तक 6 नहीं पूरे हो जाएंगे तब तक 3s नहीं आएगा। अब जैसे मान लो इसमें अपन ने ऑक्सीजन का भरा O8, 8 भरी, 1s2, 2s2, 2p4। अभी p में 4 है, अभी 2 और आ सकती है। मान लो अपन ने नियोन का भरा 10, 1s2, 2s2, 2p6, जी भर गए। p में 6 में 6 हो गए। अब 2p फुल हो गया, अब 3s आएगा। फिर जब 3s में 2 पूरे हो जाएंगे फिर 3p आएगा। फिर p में 6 हो जाएंगे पूरे, फिर 4s आएगा। फिर s में 2 पूरे हो जाएंगे फिर 3d आएगा। फिर d में 10 पूरे हो जाएंगे फिर 4p आएगा। इस तरह भरी जाती है। जैसे मान के चलो V23 का बनना वेनेडियम, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, गिनते भी जाओ, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। अभी कितने रह गए? 5 और रह गए। 3p के बाद कौन आएगा? 4s, 2 भर गए, 20 हो गए। अभी 3 और रह गए, 3d में 3। क्यों? d में हम 1 से 10 तक भर सकते हैं। जब तक इस d में 10 नहीं हो जाएंगे तब तक 4p नहीं आएगा। ठीक, मान लो हम एक और भर रहे हैं, जैसे Sb51 का 51 का भर रहे हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। थोड़ा गिनते भी जाना चाहिए, 10 10 20 और 10 30 हो गए, 51, अब 21 और रह गए। 3d के बाद क्या आएगा? 4p, 4p6, फिर 5s, 5s2, फिर 4d, 4d10। फिर गिन लो, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 8 48। अब कितने बचे? 3, और 4d के बाद क्या आना? 5p, तो 5p3। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को उपकोषों में आपबाउ नियम के अनुसार भरा जाता है। ठीक है, अब इसका फिर होता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट के लिए तुम्हें अक्रिय गैसों का भरना पड़ेगा पहले, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन का, क्योंकि इनके p में 6 होती है फुल में फुल। तो जहां तक p में 6 हो जाए, जैसे अगर वेनेडियम है जी, नोट्स में हमने लिखा है भी है कि शॉर्टकट में तुम इस तरह से भर सकते हो। जैसे वेनेडियम है तो वेनेडियम के निकटतम अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, Er18। तो 18 कहां तक हो गए? 10 यहां तक हो गए, ये हो गए 18। तो तुम्हें जी इतने नहीं लिखना पड़ेंगे, इसकी जगह तुम आर्गन लिख सकते हो, Er केवल जी लिखना पड़ेगा। 4s2 3d3 लिखना पड़ेगा।
जैसे एस बीइंग क्या हो, इसके निकटतम अक्रिय गैस कौन सी है, Kr36 क्रिप्टॉन, जेनॉन ज्यादा हो जाती है Ag54, तो Kr इसमें 36, अब 36 कहाँ हो रहे, 10, 10, 20 और 30 और 6, 36, यहाँ तक तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, Kr36 और G लिखना पड़ेगा 5s2 4d10 5p3। इसके जो बाहरी उपकोष हैं वे कौन से हैं, 5s 5p। इसके बाहरी उपकोष कौन से हैं, 4s और 3d। ठीक है, हैं तो जी इसके 3, लेकिन 5s और 5p 5वीं कक्षा है ना, तो 5वीं कक्षा में 5s आ रहा है और 5p आ रहा है। इसका अंतिम कौन सा है, चौथी कक्षा है, तो 4s आ रहा है, लेकिन चूंकि ये डी ब्लॉक का तथ्य है तो इसमें 4s और 3d दो कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसमें वही 2p है, ठीक है, 2s और 2p, 2s 2p, 2s 2p, इसमें 2s, इसमें 2s, इसमें 1s ही है अंतिम उपकोषीय। तो इस तरह से आप बाउल नियम से भरे जाते हैं। अगर अक्रिय गैसों की सहायता से भरो तो पहले अक्रिय गैसों के तुम्हें परमाणु क्रमांक मालूम होने चाहिए, फिर तुम्हें थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि उस अक्रिय गैस के साथ कौन कौन से उपकोष आते हैं। जैसे क्रिप्टॉन के साथ कौन कौन से आते हैं, 5s आता है, 4d आता है, 5p आता है। आर्गन के साथ कौन से आते हैं, 4s आता है, 3d आता है और 4p आता है। ये कुछ शॉर्टकट में होते हैं, ये फेयर कॉपी में हमने लिखे। तो पहले 1 से 100 तक तो तुम्हें बनाना है ये पूरे सूत्र का उपयोग करके, जिससे तुम्हें सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और सूत्र याद हो जाएगा तो अक्रिय गैस की ज्यादा तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर बनाओगे भी तो जल्दी बन जाएगी। लेकिन 1 से 100 तक पहले तुम जे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से भर सकते हो। भरना, गलती करना, पूछना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें अगर इन्हें शॉर्टकट में बनाना है तो शॉर्टकट में बनाने के लिए तुम्हें अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक तो होने चाहिए मालूम। ठीक है, फिर उस आधार पर तुम बना सकते हो। जैसे सामान्यतः 10 तक तो बना ही लेते हैं सभी, जो Na11 सोडियम 11 से और जो Ar18 तक है तक, इनके बीच में जो परमाणु क्रमांक के बीच में जो तक आ रहे उनके लिए नियोमन अक्रिय गैस काम करेगी Na10। और क्या आएगा, 3s में 1 से 2 और 3p में 1 से 6 तक भरे जाएंगे। फिर इसके बाद में जो K19 से लेकर और Kr36 तक है तक, उनके लिए अक्रिय गैस आएगी Ar18 आर्गन। 4s में 1 से 2 तक और 3d में 1 से 10 तक और 4p में 1 से 6 तक, ये आएंगे उपकोष। फिर इसके बाद में Rb37 से और Xc54 तक जेनॉन तक क्या आएगा, Kr36 आ जाएगी अक्रिय गैस। और जो उपकोष आएंगे भी क्या आएंगे, 5s में 1 से 2, 4d में 1 से 10 और 5p में क्या आएगा, 1 से 6 तक आएगा। ठीक है, यहां तक आ जाएंगे। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसमें 4f भी आता है, इसमें आगे देखेंगे अभी। इसमें है आगे सीजियम CS55 से लेकर के वो Rn86 तक, इसमें देखेंगे अपन। इसमें आएगी अक्रिय गैस Xc54, ठीक। इसमें आएगा 4s 6s में 1 से 2, 4f में 0 से लेकर के 14 तक भरी जाती। ठीक है, और 0 आएगा या फुल में फुल आ जाएंगे सीधे 14, माने 0 से 14 तक। और 5d में 1 से 10 और 6p में 1 से 6 तक। फिर इसके बाद में Fr87 फ्रांसीन 87 से और कहां तक, कॉपरनीशियम यानी Cn तक, या और ऑग्नीशियम OG तक बोल सकते। OG जो है 118 तक अगर तुम्हें करना है तो इसमें आएगी Rn86 अक्रिय गैस आएगी। 7s में 1 से 2, 5f में कोई 0 से 14 तक,
6d में 1 से 10 तक और 7p में 1 से 6 तक। इन इतने सूत्रों की सहायता से पूरी आवर्त सारणी के तुम शॉर्टकट में बना सकते हो। ठीक है, इनकी शॉर्टकट में बनाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, हमने कहा क्या कहा कि तुम्हें बनाना है, मान लो किसका, IR 77 का बनाना है, इरिडियम IR 77 का बनाना है 77। तो 77 किन के बीच में आ रहे हैं, 55 से 86 के बीच में आ रहे 77। तो जेन और अक्री गैस काम करेगी, Xc54, फिर आएगा 6s में 2, फिर आएगा 4f में 14, 14 जीरो आएगा 14। 5d में अब गिनना पड़ेगी तुम्हें। 5d में 54 तो कितने हो गए, 56, 54 14 हो गए कितने, 68, 69, 70, 7 बची जी, 7 इसमें आ जाएंगे 5d से। इस तरह से तुम अक्री गैसों की सहायता से बना सकते हो। ठीक है, मान लो तुम्हें I53 का बनाना, आयोडीन 53 का तुम्हें लिखना है। तो 53 कहाँ आ रहा है, 37 से 54 के बीच में। तो जा वाली लाइन काम करेगी, क्या आएगा, KR 36 आएगा, 5s में 2 आएंगे, 4d में 10 आएंगे। गिनते भी जाओ, 36 और 2 38 और 10 48, कितने बचे अब, 5 और बचे। तो 5p, जो 5p है, 5p में 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। गिन लो एक बार, 53 हो जाएगी। इस तरह से आप बाउ नियम की सहायता से तुम 1 से 100 तक में पहले पूरे सूत्र का उपयोग करके बनना, फिर इसके बाद में जब भी 100 तक भर जाएंगे तो फिर इनका उपयोग करके बनना। तो जी जल्दी जल्दी वो मौके आ जाती है। ठीक, अब आप बाउ नियम से कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद दर्शाते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन विन्यास आप बाउ नियम के अनुसार नहीं भरे जाते हैं। तो वे तुम्हें याद रखना है कि वो लाइन है जी, छठवां पर क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, और जी है 11वां पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनके S में 1 और D में 5 आते हैं, और इनके S में 1 और D में 10 आते हैं। इसका रीजन बताया गया कि जो पूर्ण रूप से भरे कोष हैं या अर्धपूर्ण रूप से भरे कोष हैं, वे अधिक स्थायी होते हैं। किनकी अपेक्षा, जो आंशिक रूप से भरे हैं उनकी अपेक्षा। तो अगर मान के चलो कि जैसे क्रोमियम है फॉर एग्जाम्पल, अब क्रोमियम का अगर अपन बना रहे Cr 24 का बना रहे, तो आप बाउ नियम से अगर शॉर्टकट में बनाए तो Er 18, 4s2, 3d4, 18 तो 20 और 4 24। लेकिन ये गलत होगा, क्यों, इस 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो 4s1 और 3d5, तो d में भरी जाती है 10, 10 के आधे कितने हो गए, 5, तो ये कहलाती है अर्धपूर्ण। जैसे कॉपर है Cu 29, अगर आप बाउ नियम के अनुसार भरें तो Er 18, 4s2 और 3d9, 18 तो 20 और 9 29। लेकिन ये गलत होगा, क्यों, s का एक इसमें चला जाता है, तो 4s1 और 3d10, d कैसा हो गया, पूर्ण रूप से भर गया। तो पूर्ण रूप से भरे या अर्धपूर्ण रूप से भरे कोष कैसे होती हैं, अधिक स्थायी। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इसमें लाइन काम करती है जी, इनकी 4s में 1 और d में 5, और 11वें वर्ग में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी 4s में 1 और जो d है उसमें माने s में 1 और d में 10 हो जाती है जी। पूर्ण रूप से इसमें d भर जाती है, इसमें अर्धपूर्ण रूप से d भर जाती है जी, अपवाद दर्शाती है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो जी आप बाउ नियम हो गया। ठीक है, आप बाउ नियम का महत्व या उपयोग क्या है, इस नियम के द्वारा अगर हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें तो हमें 3 चीजें मालूम पड़ जाती हैं। क्या, एक तो हमें तत्व का विलोप मालूम पड़ जाता है कि वो तत्व किस विलोप का है। जैसे IR का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया, 5d में आया, माने d में आया, जो d विलोप का तत्व है। I का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया, p में आया, 5p में आया, तो p माने जो p विलोप का तत्व है। तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें कॉपर का अंतिम इलेक्ट्रॉन d में आया तो d विलोप का है, क्रोमियम का भी d में आया तो d,
जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाता है वो उससे हमें ब्लॉक मालूम पड़ जाता है। ठीक, दूसरे नंबर हमें वर्ग और आवर्त भी मालूम पड़ जाता है। आवर्त किससे मालूम पड़ता है? जो आगे संख्या लिखी है सबसे बड़ी, जैसे आई आर है, इसमें 6 है, 4 है, 5 है, तो बड़ी संख्या क्या है? 6, तो ये छठवीं आवर्त का तत्व है। आई में बड़ी संख्या क्या है? 5 है, 4 है, 5 है, तो 5 है, तो ये पांचवी आवर्त का तत्व है। और वर्ग मालूम पड़ता है अंतिम कोषों की संख्या से, जैसे इसके 6 है, इसमें कितने हैं? 2, और 5 में कितने हैं? 7, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9, माने जी 9वें वर्ग का तत्व है, आवर्त सारणी में 9वें वर्ग का। आयोडीन 53, तो इसकी 5 है, इसमें 2, और 5p में कितने हैं? 5, 5 और 2 7, और चूंकि p का है तो p ब्लॉक शुरू होता है 13 से 18 तक, और 5 और 2 कितने हो गए? 7, तो 7 से बनेगा 17, तो ये 17वें वर्ग का तत्व है। इसमें आ जाओ, इसकी डी में 10 और एस में 1 आ रहा है, 10 और 11 जी 11वें वर्ग का है जी, 5 और 1 6 छठवीं वर्ग का है, वो आवर्त चौथा, इसका भी आवर्त चौथा। ठीक है, तो ये ऑफ बाउ नियम था। इसकी सहायता से इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब ये नियम बहुत अच्छी तरह मैच्योर हो जाता है। ठीक है, ये एसपीडीएफ कहलाती उपकोष या उप ऊर्जा स्तर, सबसेल या सब ऑर्बिट, इन्हीं को उपकक्ष कहते हैं। ये कक्षा के अंदर होते हैं, कक्षा के अंदर होते हैं उपकोष यानी उपकक्षा, और उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक ऑर्बिट। कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरी जाती है 2n स्क्वायर नियम से, नील्स बोर के नियम से, यानी 2, 8, 18, 32 इस क्रम में। उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरी जाती है ऑफ बाउ नियम से, ऑफ बाउ नियम से, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरी जाती है हुंड के नियम से, जो तुम लोगों को आगे बताई जाएगी। ठीक है, तो जी अभी ऑफ बाउ नियम की इतनी प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो, इसको करना। अभी इसमें इतना ही तुम लोगों को बता रहे, फिर अगली वीडियो में तुमको हुंड का नियम डालेंगे। जी 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, 12th वाले भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन्हें 11th में ठीक से नहीं पढ़ा, और 11th वालों को तो इसकी प्रैक्टिस करना अनिवार्य ही है। ठीक है, ओके बच्चों।